में तेल के कुएं में लगी भीषण आग को बुझाने की कोशिशें जारी है। आग इतनी भीषण लगी है कि कई किलोमीटर दूर से आग की ऊंची लपटें उठती दिख रही हैं। दावा किया जा रहा है कि वहां विस्फोट भी हुआ, जिसकी वजह से वहां अफरा तफरी मच गई। आग की चपेट में आकर 2 लोगों की जान गई है। आग लगने से आसपास के कई किलोमीटर के इलाके में कई पेड़ और मकान जल गए हैं। तेल का कुआं डिब्रू नेशनल पार्क के इलाके में मौजूद है, जिसकी वजह से आग का खतरा वहां के जानवरों और वनस्पति पर बढ़ गया है। आग की वजह से आसपास के इलाके को एहतियातन खाली करवा लिया गया है। तो आग की चपेट में आने से 2 लोगों की जान चली गई है, लेकिन लगातार ये आग अभी भी फैलती जा रही है। वायुसेना को अलर्ट पर जरूर रखा गया है ताकि कोई भी आपदा की स्थिति में मदद पहुंचाया जाए। सीएम सर्बानंद सोनोवाल ने केंद्र सरकार से मदद की अपील की है, उनकी फोन पर बात हुई है। असम में तेल के कुएं में इतनी ऊंची ऊंची लपटें उठती नजर आ रही है, जो आसपास के कई किलोमीटर के इलाके को अपनी जद में लेती जा रही है। आग पर काबू पाने की कोशिशें अभी भी जारी हैं, लेकिन आप देखिए ये तेल का कुआं किस तरह से। जानकारी एक ये भी आई कि यहाँ विस्फोट हुआ है और ये ऊंची ऊंची लपटें दिखा रही हैं कि हालात कितने ज़्यादा ख़राब हैं। 5 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। एक तस्वीर में बागजान गांव की ऑयल इंडियन फील्ड के उस कुएं की तस्वीरें हैं जिसमें भीषण आग लगी है। कई किलोमीटर दूर से आग की लपटें दिखाई दे रही हैं। एक तस्वीर कल की है जब कुएं में धमाके की वजह से आग लगी थी। एक तस्वीर में एनडीआरएफ के जवान आग की वजह से मारे गए लोगों के शव लेते जाते दिख रहे हैं। कुएं में आग की वजह से उठता धुआं कई किलोमीटर दूर से नजर आ रहा है। जो तेल खाट जो है यहाँ पे एक विस्फोट हो चुका है, यहाँ पे एक ब्लास्ट हो चुका है। उसके बाद जो है आग पूरी तरह से लग चुकी है। मेरे पीछे दृश्य न्यूज़ 18 के दर्शकों को मैं यहाँ पे ग्राउंड जीरो रिपोर्ट यहाँ पे अभी तक की दे रही हूँ। जिस तरह से ये आग लग चुकी है और जिस तरह से ये आग निकल रही है, जो आस पड़ोस के जो गांव हैं, बागजान गांव, हम इस बागजान गांव के विषय में अगर हम कहना चाहेंगे तो गांव के जो आस पड़ोस के लोग हैं, घर जल चुके हैं। लोग अपने घर से भाग रहे हैं, अभी भी लोग भाग रहे हैं क्योंकि ये घटना कल घट चुकी थी। उसके बाद भी लोग चिंता में पड़े हुए हैं। वो लोग क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे, क्योंकि उन लोगों के पास कोई उपाय नहीं है। जाए तो कहाँ जाए। जो लोग शिविरों में हैं उनके ऊपर भी बहुत कठिनाई की सामना करने पड़ रही है, क्योंकि उन लोगों की जो घर जल चुके हैं, करीब 17 से ऊपर घर जल चुके हैं अभी तक, और जो घर के अंदर जो सामग्रियां है वो भी जल चुका है। बागजान जो गांववासी हैं, अभी जो सामने शिविर है थोड़ी सी दूर में, वो लोग शिविर में उपस्थित है। वो लोग किसी की बात सुनना नहीं चाहते हैं। इस समय जो घटनास्थल में मैं उपस्थित हूँ, यहाँ पे पुलिस की जो प्रशासन के लोग यहाँ पे मौजूद है। यहाँ पे आर्मी, यहाँ पे सेनाएं यहाँ पे तैनात की गई चुकी हैं। लेकिन ऑयल इंडिया के जो कारीगर है, ऑयल इंडिया के लोग, यहाँ पे कोई भी सवेरे से हम लोग जो न्यूज़ 18 के दर्शकों को, हम CNN के दर्शकों को हम दिखाते आए हैं, जो यहाँ पे घटनास्थल से हम लोग ग्राउंड जीरो रिपोर्ट जो दिखाते आए हैं, कोई भी लोग अभी तक आके यहाँ पे उपस्थित नहीं हुए हैं। और इस जो घटना जो यहाँ पे हो चुके हैं, जो आग जिस तरह से, आग की जो लहरें जो जिस तरह से गूंज रही है, वो अभी तक किसी भी तरह से कंट्रोल भी किया नहीं जा चुके हैं। और एक बात, सिंगापुर से जो विशेषज्ञ दल 3 लोग अभी आ चुके हैं, लेकिन वो लोग भी अभी असफल रहे। लेकिन सरकार के साथ, जब केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार के साथ जो हम लोग की जो ऑयल इंडिया करते प्रोफेसर की जो बात हुई थी, उन लोगों ने हम लोग को, जो बागजान की जो वासी है, उन लोगों को एक आश्वासन दिया हुआ था कि चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। वो लोग जो सारे जो सुविधा है उन लोगों को दिया जाएगा। जिन लोगों का घर जल चुका है, जो वो लोग फसल करते थे, फसल भी जल चुके हैं, उन लोगों की पूरी सी पूरी सुविधाएं उन लोगों को दी जाएगी। चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। ये गवर्नमेंट की तरफ से ये एक आश्वासन आए हैं। तो वहाँ से हमारी ग्राउंड रिपोर्ट देती हुई हमारी सहयोगी बता रही थी कि किस तरह लगातार ये आग बड़ा विकराल रूप लेती जा रही है। 3 तस्वीरें अब आगे हम आपको दिखा रहे हैं, जिसे देखकर आप ये समझ पाएंगे कि आग कितनी भयानक लगी थी। पहली तस्वीर में आग की ऊंची लपटें कई किलोमीटर दूर से दिख रही हैं। दूसरी तस्वीर में भी आग और धुएं का गुबार दिख रहा है। ये आग कल भड़की थी, जबकि एक तस्वीर में तेल के कुएं में विस्फोट की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं।
तो कई घंटों से लगातार आग उगल रहे तेल के कुएं अब लगातार चुनौतियों की दस्तक बनते जा रहे हैं और ये कब शांत होंगे इसका आकलन फिलहाल नहीं हो पा रहा है। हालांकि वायुसेना को अलर्ट पर रहने के लिए कहा गया है। केंद्र से भी असम के मुख्यमंत्री की बातचीत हुई है ताकि कोई भी अगर हालात बेकाबू होते हैं तो समय रहते मदद मिल जाए। ये 5 तस्वीरें कुएं से उठी लपटों की हैं। कुएं में धमाके की भी जानकारी है कि एक विस्फोट हुआ है और ये जो लपटें हैं इनका असर कई किलोमीटर के दायरे में दिख रहा है। जहां पर जंगल हैं वो नुकसान हो रहे हैं, वहां पर जो भी लोग रह रहे हैं वो डरे हुए हैं, खौफजदा हैं। 2 लोगों की जान चली गई है इस आग के बाद। तेजी से भड़क रही है ये आग और धीरे धीरे आसपास के इलाकों को अपने आगोश में लेती हुई और जिन 2 लोगों की मौत हुई है उनका रेस्क्यू करते हुए उनके शवों के ये लगातार वहां पर रेस्क्यू टीम के लोग, हर तरफ धुआं धुआं ही नजर आ रहा है। आसमान पूरा काला होता जा रहा है, लेकिन ये तेल के कुएं में लगी आग कब शांत होगी ये नहीं पता चल पा रहा है। तो एक बार फिर से आपको बता दें, ये तस्वीरें असम में तेल कुएं में लगी आग की हैं और ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं इनमें देखिए किस तरह से तस्वीर में ऑयल जिस तरह से आग के शोले भड़का रहा है। ये तेल कब तक इस तरह से आग के शोले भड़काता रहेगा ये नहीं समझ आ रहा है, क्योंकि कल से ये तस्वीरें सामने आई हैं। आज भी पूरा दिन बीत चुका है, अभी भी ये आग की लपटें ऊंची ऊंची उठती दिख रही है। यहाँ पर विस्फोट भी हुआ है, इस तरह की जानकारी मिली और कई घंटों से लगातार ये आग उगल रहे तेल के कुआं अब असम सरकार की चुनौतियों को बढ़ाता दिख रहा है। असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से आग पर काबू पाने के लिए मदद मांगी है। तेल के कुएं में आग कल यानी कि मंगलवार को लगी थी और तभी से आग की लपटें लगातार उठ रही हैं। इतना ही नहीं, आग पर काबू पाने के लिए वायुसेना को भी अलर्ट पर रखा गया है। 2 तस्वीर, 2 लोगों की जान चली गई है, उनका रेस्क्यू, उनके शवों को बाहर निकालते हुए। वहीं मौत के बाद परिवार वालों में मातम मचा हुआ है और डर इस बात का कि आखिर कब तक ये इसी तरह से आग जलती रहेगी। हमने क्या किया, हमारी जो टीम है, हमारे बेस्ट स्विमर्स हैं, उनको उतारा था और लाइन सर्च कराया। लाइन सर्च कराते ही लाइन सर्च में क्या हम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए गए और लास्ट में हमने पाया कि डेड बॉडीज ऊपर दिख रही है। तो हम थोड़ा नज़दीक पहुंच गए थे, तो हमारे जो अच्छे स्विमर थे, अच्छे जो थे, तो उन्होंने उसको निकाल के बाहर ले आए डेड बॉडीज को और हमको दोनों एक साथ ही डेड बॉडीज रिकवर हो गई है। इधर केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने चीन और बालाकोट के मुद्दे पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर बड़ा हमला किया है और ये रिपोर्ट भी हम आपको दिखाएंगे। लेकिन एक बार फिर से आपको बता दें, असम की वो तस्वीरें जो लगातार सामने आ रही है। असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने बताया है कि आग को बुझाने के लिए केंद्र सरकार ने भी पूरी असम को मदद देने का भरोसा दिया है। I have also briefed the situation to Honorable Home Minister Amit Shah ji and also the Defence Minister Rajnath Singh ji. So I believe whatever like Government of India is at present putting their sincere effort, we are confident that this situation will be controlled within a short span of time. तो तस्वीरें देखिए, पूरे ये जो आग का धुआं है वो पूरी तरह से आसमान को कवर कर ले रहा है। पूरा आसमान काला हो गया है, लेकिन ज़मीन पर जब नज़र डाल रही है तो आग के शोले उठते हुए नज़र आ रहे हैं। आसपास का पूरा इलाका इस आग की जद में है और ये कई किलोमीटर का जो इलाका है वो इस आग से प्रभावित हुआ है। असम के तिनसुकिया की ये तस्वीरें हैं। तेल के कुएं में आग लगी है और ये आग कल से लगी है और ये रुकने का नाम नहीं ले रही है, बुझने का नाम नहीं ले रही है और कब तक इस पर काबू पाया जाएगा ये भी नहीं समझ आ रहा है। इस बीच एक और अहम खबर आपको बता दें, वो ये कि केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने चीन और बालाकोट के मुद्दे पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने चीन पर एक ट्वीट किया है और राहुल गांधी को निशाने पर लेते हुए कहा है कि चीन से जुड़े मामले में ट्वीट के जरिए सवाल नहीं पूछे जाते। रविशंकर प्रसाद ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी वही हैं जिन्होंने बालाकोट पर सबूत मांगे थे और अब चीन पर सवाल कर रहे हैं। देखिए, मैं राहुल गांधी के बारे में एक ही बात कहना चाहता हूं कि राहुल गांधी देश की अर्थनीति को कितना समझते हैं और देश की सामरिक नीति को कितना समझते हैं, इस पर कभी बहस होनी चाहिए। और ये बात मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं। व्हाट इज द एक्सटेंट ऑफ राहुल गांधीज अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंडियाज स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट
and what is his understanding of India's economic challenges is a larger issue on which we can have a debate, particularly how the Congress government has dealt with these issues. राहुल गांधी को इतनी तो समझदारी होनी चाहिए कि चीन के साथ सामरिक संबंधों पर ट्विटर से सवाल नहीं पूछा करते। कम से कम चुनौती भरे मामलों में, विदेश नीति में, क्या वो खुलकर इस तरह से सवाल पूछना उनका लाजिमी है क्या? राहुल गांधी जी, कृपया कर करके आप थोड़ा सा इन चीजों को सीखिए। आप वही हैं जिन्होंने बालाकोट के हमले के बाद भी सबूत मांगा था। राहुल गांधी जी, आप वही हैं जिन्होंने उरी पर हमले पर भी सेना की शहीदों की शहादत का सबूत मांगा था, और आज चीन पर भी वही सवाल कर रहे हैं। राहुल गांधी थोड़ा समझें। दरअसल लद्दाख में भारत चीन सीमा विवाद पर राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर निशाना साधा है। राहुल गांधी सीमा विवाद पर एक बार फिर उन्होंने ट्वीट किया है, लिखा है कि इस विवाद पर पीएम मोदी चुप क्यों है। राहुल गांधी ने लिखा कि चीनी लद्दाख में हमारे इलाके में चले आए हैं और इस दौरान पीएम मोदी पूरी तरह से चुप हैं। तो राहुल गांधी ने क्या ट्वीट किया है वो भी हम आपको दिखा देते हैं। उन्होंने एक बार फिर से पीएम मोदी को इस ट्वीट के जरिए निशाने पर लिया है। राहुल गांधी लगातार भारत चीन सीमा विवाद पर सवाल उठा रहे हैं और एक बार फिर उन्होंने ट्वीट किया है। वो ट्वीट आपको दिखा रहे हैं जिसमें उन्होंने लिखा है, चीन के सैनिक लद्दाख में हमारे इलाके में चले आए हैं और हमारी सीमा पर कब्जा कर रहे हैं। इस दौरान पीएम मोदी पूरी तरह से चुप हैं। राहुल जी ने ठीक कहा है। हम देश जानना चाहता है कि वो 56 इंच छाती जो प्रधानमंत्री दिखाते थे, क्या वो कम हो गई? भारत माता के सैकड़ों वर्ग किलोमीटर पे चीन कब्जा किए बैठा है, लाल झंडा लहरा रहा है। उन्होंने वहाँ ट्रेंचेस खोद ली हैं, उनके लगे हुए हैं तंबू कनात लग गए हैं, उनके हेलीकॉप्टर उस क्षेत्र की रखवाली कर रहे हैं, और आप बहाने बना रहे हैं। बोलते क्यों नहीं प्रधानमंत्री जी? बताते क्यों नहीं वास्तविक स्थिति क्या है? इससे पहले सेना के 9 पूर्व अधिकारियों ने कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के भारत और चीन के बीच तनाव पर दिए बयानों की आलोचना की है। सेना के पूर्व अधिकारियों ने राहुल गांधी के बयानों को गलत सोच से प्रभावित और राष्ट्रीय हितों के खिलाफ बताया। उन्होंने सवाल पूछा कि क्या राहुल गांधी नहीं जानते हैं कि नेहरू ने तिब्बत को प्लेट में सजाकर चीन को सौंप दिया था, जिसके बाद चीन ने सड़क बना ली थी। सेना के पूर्व अधिकारियों के अपने बयान में विपक्ष को उन्होंने नसीहत दी कि वो चीन के साथ सीमा विवाद का हल निकालने में सरकार के साथ खड़े हों, ना कि सवाल उठाएं। तो 9 पूर्व अफसरों ने नेहरू का भी जिक्र उस बयान में किया है जिस पर उन्होंने राहुल गांधी को घेरा। राहुल को चीन से सीमा विवाद की जानकारी नहीं है, ये पूर्व अधिकारियों ने कहा है। और साथ ही सेना के पूर्व अधिकारियों ने पूरी तरह से घेरते हुए राहुल गांधी को राहुल चीन की धोखेबाजी को नहीं जानते हैं, इस बात को भी कहा है। राहुल को नेहरू की ऐतिहासिक गलतियों का पता नहीं है। नेहरू ने तिब्बत को चीन के हवाले किया। और इधर दिल्ली के बलसवा डेरी इलाके में एक शख्स को बुरी तरह पीटने के आरोप में कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया है। 6 जून को बताई जा रही है तस्वीरें जिसमें दिख रहा है कि कैसे हाथों में डंडे पकड़े कुछ लोगों ने एक चलती बाइक पर हमला किया है। बाइक पर 2 लोग सवार थे, जिनमें एक शख्स तो मौके से भाग निकला, लेकिन दूसरा आदमी वहीं सड़क पर गिर गया, जिसके बाद हमलावरों ने उसे सरेआम पीटना शुरू किया। काफी देर लात और डंडे से पीटने के बाद ये लोग वहां से निकल गए, जबकि कोई भी पिटने वाले आदमी की मदद के लिए आगे नहीं आया। ये पूरी घटना पास में लगे एक सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई। चंडीगढ़ के एक इलाके में एक पुलिसकर्मी और उसका परिवार पड़ोस में रहने वाली एक नर्स और उसके परिवार से भिड़ गया। इस बीच दोनों परिवारों के बीच जमकर मारपीट भी हुई, जिसकी तस्वीरें वहां लगे सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गई। वीडियो में दिखा कि दोनों परिवार के बीच पहले तो जमकर बहस हुई, जिसके बाद मामला मारपीट तक पहुंचा और इसी बीच पुलिसकर्मी ने एक महिला को लाठी से पीटा, जबकि पुलिसकर्मी ने नर्स के परिवार के एक आदमी को पकड़कर उसकी पिटाई कर दी, जिसके बाद नर्स के परिवार के लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया।
देश में बढ़ते कोरोना मामलों के बीच कोलकाता के एक मिठाई की दुकान पर एक खास तरह का संदेश बनाया गया है। इस मिठाई को इम्यूनिटी बूस्टर संदेश नाम दिया गया है। दावा है कि इसको खाने से इम्यूनिटी बढ़ती है। अगर मैं आपसे कहूं कि संदेश खाने से इम्यूनिटी बढ़ती है तो आप शायद मेरी बात का विश्वास नहीं करेंगे, लेकिन कोलकाता के बलराम मलिक स्वीट शॉप में इस समय मैं हूँ, जहाँ पर 15 तरह के जो हर्ब्स हैं वो डालकर ये इम्यूनिटी बूस्टर संदेश तैयार किया गया है। क्या क्या मसाले हैं, क्या क्या हर्ब्स हैं इसमें? 15 टाइप्स ऑफ हर्ब्स एंड स्पाइसेस है, जैसे दालचीनी होगा, जस्ट मधु होगा और हनी दे के, प्योर हनी दे के बनता है, कोई शुगर नहीं एडिट किया हुआ है। आपका कालो जीरा होगा, तेज़पाता होगा, हल्दी होगा। हल्दी एक बहुत बढ़िया चीज़ है हम लोगों का बंगाली कल्चर में। और आपका तुलसी होगा और भी है, बहुत याद नहीं आ रहा। और भी सोच रहे नया नया कोई आइटम बनाना चाहेंगे इसके हाथ दे के। क्या जो जब से ये लॉकडाउन चल रहा है या फिर दुकान खुली है, क्या इसकी डिमांड सबसे ज़्यादा है? बहुत डिमांड है इसका, और कस्टमर तो एक देख के तो कस्टमर बोल रहे हैं कि और भी बनाइए। भोपाल के कलियासोत डैम के किनारे पर नहाते वक्त दो दोस्तों पर एक मगरमच्छ ने हमला किया। दोनों बचकर बाहर निकल पाते इससे पहले मगरमच्छ ने एक का दायां पैर मुंह में दबा लिया। इस दौरान दूसरे साथी ने हिम्मत दिखाई और बाहर निकलकर एक डंडे लेकर आया और इस डंडे से उसने मगरमच्छ को मारना शुरू किया। आखिर में मगरमच्छ ने युवक का पैर छोड़ दिया। मगरमच्छ के हमले में एक युवक जख्मी हो गया, जिसे निजी अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया। एकदम से इनकी ये पैर पकड़ लिया, जान पकड़ा और ये एकदम से चिल्लाया और चिल्लाते के साथ ये अंदर लेके चला गया। क्या था? मगरमच्छ। गुजरात के गिर सोमनाथ के जंगल के बीच एक नाले में पानी के तेज बहाव में सैकड़ों टन के डिब्बों के बहने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। नाले में पानी का बहाव काफी ज्यादा था, जिसमें ढेर सारे टिन के डिब्बे भी बहते नजर आए। दावा है कि ये देसी शराब बनाने में इस्तेमाल होने वाले गुड़ के डिब्बे हो सकते हैं, जो भारी बारिश के बाद तेजी से बहते पानी के साथ बह गए। गुजरात में इधर कई इलाकों में तेज बारिश हुई है, लेकिन ये वीडियो कब का है अभी इस बात की पुष्टि नहीं हो पाई है। अगर देश के आंकड़ों पर नजर डालें तो देश भर में कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़कर 2,76,583 पहुंच चुकी है। वहीं अब तक 1,35,205 मरीज ठीक हुए हैं, जबकि अब तक 7,745 लोगों की मौत हो चुकी है। फिलहाल देश में 1,33,632 केस एक्टिव हैं। वहीं देश भर में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 9,985 नए मरीज सामने आए हैं। देश के ज्यादातर राज्य कोरोना वायरस से जूझ रहे हैं, लेकिन इनमें कुछ राज्य ऐसे हैं जहां कोरोना की चपेट में आने वाले मरीजों की तादाद लगातार बढ़ रही है और वहां कोरोना के मरीज भी बहुत ज्यादा हैं। सबसे खराब हालात महाराष्ट्र में हैं, जहां पर कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। वहां पर मरीजों की तादाद 90,000 के पार पहुंच गई है। कोरोना से जूझ रहे राज्यों में तमिलनाडु दूसरे नंबर पर है, जहां अब तक कोरोना के मरीजों की संख्या लगभग 35,000 के करीब पहुंच चुकी है। वहीं कोरोना मरीजों की संख्या के मामले में तीसरे नंबर पर दिल्ली है, जहां मरीज 31,000 से ज्यादा हो चुके हैं। गुजरात चौथे नंबर पर है, जहां कोरोना मरीजों का आंकड़ा 21,000 के पार पहुंच चुका है। और 5वें नंबर पर राजस्थान है, जहां कोरोना मरीजों की संख्या 11,245 है। कोरोना वायरस के कहर से पूरी दुनिया बेहाल है। दुनिया के 185 देश इस वक्त महामारी की चपेट में हैं, लेकिन कुछ देशों में हालात बहुत खराब हैं। ऐसे देशों में पहले नंबर पर है अमेरिका, जहां कोरोना के मरीज 19,79,000 से ज्यादा हो चुके हैं। वहीं ब्राजील दूसरे नंबर पर है, जहां मरीजों की संख्या 7,39,000 के पार है। रूस इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर है, जहां कोरोना मरीजों की संख्या 4,84,000 के पार पहुंच गई है। ब्रिटेन चौथे नंबर पर है, जहां कोरोना के मरीजों की तादाद 2,90,000 से भी ज्यादा है। और 5वें नंबर पर है, अब भारत का नाम आता है, जब कोरोना मरीजों की संख्या यहां पर 2,76,583 पहुंच चुकी है।
जम्मू कश्मीर के शोपियां में चल रही मुठभेड़ में सुरक्षा बल ने 5 आतंकियों को मार गिराया है। पिछले 4 दिनों में सुरक्षा बल ने अब तक 14 आतंकियों को ढेर किया है। 4 दिनों के भीतर आतंकियों से ये तीसरी मुठभेड़ है। सुरक्षा बल को जानकारी मिली थी कि शोपियां के हंदवाड़ा में आतंकी छुपे हैं। इसके बाद सुरक्षा बल ने पूरे इलाके की घेराबंदी की और आतंकियों की तलाश के लिए अभियान छेड़ा। सुरक्षा बल के सर्च ऑपरेशन के बाद ही आतंकियों ने फायरिंग शुरू की। सुरक्षा बल की तरफ से की गई जवाबी कार्रवाई में अब तक 5 आतंकी मारे गए हैं। फिलहाल पूरे इलाके में सुरक्षा बल का सर्च ऑपरेशन जारी है। पिछले 4 दिन में सुरक्षा बल अब तक 14 आतंकियों को ढेर कर चुका है। 7 जून को सुरक्षा बल ने 5 आतंकियों को मार गिराया था। इसके अगले दिन ही यानी 8 जून को सुरक्षा बल ने एक मुठभेड़ में 4 आतंकियों को ढेर किया। 8 जून को मारे गए आतंकियों में हिजबुल मुजाहिदीन का कमांडर फारूक अहमद भट्ट उर्फ नाली भी शामिल था। आज शोपियां के हंदवाड़ा में चल रही मुठभेड़ में भी अब तक 5 आतंकी मारे गए हैं। पिछले 2 हफ्तों में सुरक्षा बल जम्मू कश्मीर में 24 आतंकियों को ढेर कर चुका है। इसमें आतंकी संगठनों के 6 टॉप कमांडर भी शामिल हैं। रिफत हमारे साथ जुड़े हैं। रिफत, जो अभी मौजूदा ऑपरेशन चल रहा है उसके बारे में अपडेट क्या है? देखिए, इस वक्त ऑपरेशन जो है ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। हालांकि कुछ जगहों पे सर्च जरूर चल रही है, लेकिन जिस तरीके से ये ऑपरेशन सग्गू एरिया में अंजाम दिया गया, स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन मिली थी सुरक्षा बलों को कि इस एरिया में मिलिटेंट छुपे हुए हैं। हालांकि ये किसी घर में नहीं थे, बल्कि जो ऑर्चर्ड्स हैं, ओपन फील्ड हैं, वहाँ पे ये एनकाउंटर हुआ और पूरे एरिया को कॉर्डन किया गया CRPF और पुलिस और आर्मी के द्वारा। और अभी 5 मिलिटेंट जो हैं इस एनकाउंटर में मारे गए। पहले सुबह 3 मिलिटेंट मारे गए थे और उसके बाद ऑपरेशन और चला, फायरिंग और हुई बहुत ज़्यादा देर तक, और उसके बाद 5 मिलिटेंटों के मारे जाने की खबर आ रही है। जिस तरीके से आपने कहा कि पिछले 4 दिनों में 14 मिलिटेंट मारे गए हैं। एक एनकाउंटर जो 7 तारीख को हुआ उसमें 5 मिलिटेंट मारे गए। उसके बाद एक और एनकाउंटर हुआ, उसमें 4 मिलिटेंट मारे गए, और आज भी ये जो एनकाउंटर हुआ इसमें 5 मिलिटेंट मारे गए। तो लगातार एंटी मिलिटेंसी ऑपरेशन साउथ कश्मीर में जारी हैं। हालांकि अभी आर्मी का कहना है कि 3 राइफल्स रिकवर हुई हैं, 2 AK-47 राइफल्स, 1 SLR, 1 पिस्टल और कुछ एम्यूनिशन जो है वो रिकवर हुआ है एनकाउंटर साइट से, क्योंकि 5 मिलिटेंट जो है मारे गए हैं। और इससे पहले जो 9 मिलिटेंट थे वो हिजबुल मुजाहिदीन के थे। अभी इनकी ये जो आज 5 मिलिटेंट मारे गए हैं, अभी इनकी आइडेंटिफिकेशन होनी बाकी है और बाद में पता चल पाएगा कि इनका ताल्लुक किस तंजीम से था। रिफत, शुक्रिया अपडेट के लिए। जम्मू कश्मीर में राजौरी के नौशेरा सेक्टर में पाकिस्तान की तरफ से सीजफायर का उल्लंघन किया गया है। पाकिस्तान की तरफ से भारी गोलाबारी में इलाके में कई गांव में कई मकानों को नुकसान पहुंचा। साथ ही गोलाबारी की वजह से पास के जंगल में आग भी लग गई। 2 तस्वीर आपको दिखा रहे हैं गोलीबारी के बाद आग की तस्वीरें। कई मकानों को नुकसान पहुंचा है। जम्मू कश्मीर के राजौरी के ये तस्वीरें हैं। नौशेरा सेक्टर के मकानों को बहुत नुकसान हुआ है और ये नुकसान किस तरह से अभी भी वहाँ हो रहा है उसकी तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। जम्मू कश्मीर में राजौरी के नौशेरा सेक्टर में पाकिस्तान की तरफ से सीजफायर का उल्लंघन हुआ है और उसके बाद की ये तस्वीरें हैं जहां पाकिस्तान की तरफ से भारी गोलाबारी में इलाके के कई गांवों को नुकसान पहुंचा है। वहां जो मकान है उनकी छतें किस तरह से क्षतिग्रस्त हुई हैं ये आप देख सकते हैं। गोलीबारी की वजह से पास के जंगल में आग लग गई है। महाराष्ट्र के जलगांव में सरकारी अस्पताल में एक बड़ी लापरवाही सामने आई है। अस्पताल के बाथरूम से 8 दिन बाद एक 80 साल की बुजुर्ग महिला का शव मिला। बुजुर्ग महिला को इसी अस्पताल में 1 जून को भर्ती कराया गया था, जिनकी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी, जिसके बाद 2 जून को वो लापता हो गई और पुलिस में उनकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई। लेकिन लापता बुजुर्ग महिला का कुछ पता नहीं चल पाया। अब 8 दिन बाद महिला का शव उसी अस्पताल के बाथरूम से मिला, जिसके बाद ये सवाल उठ रहे हैं कि बाथरूम की दिन में 2 से 3 बार सफाई होती है तो किसी ने कुछ नहीं देखा, ऐसा कैसे हो सकता है? इस मामले की जानकारी होने पर जिला अधिकारी ने जांच के आदेश दिए हैं। तो ये बहुत ही गंभीर मामला है कि कोई एक महिला वहाँ से मिसिंग है और जो बाथरूम है जो दिन में 2 बार 3 बार साफ करने चाहिए वहाँ पे क्यों नहीं गया, कोई आदमी कैसे पता नहीं चला। तो ये बहुत ही बड़ा नेग्लिजेंस सिविल हॉस्पिटल की तरफ से, एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से उनके हुआ है। इसके बारे में आज ही पूरा जानकारी ली जाएगी, इसका सखोल उसकी चौकसी होगी और उसके बाद आज ही महाराष्ट्र शासन को इसका रिपोर्ट जो है वो भेजा जाएगा और जो भी दोषी पाए जाएंगे उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
यूपी के मुजफ्फरनगर में एक लड़के ने दोनों हाथों में रिवॉल्वर लेकर फायरिंग की। इस सड़क पर फायरिंग करने का ये वीडियो वायरल हुआ। जिस दौरान लड़का फायरिंग कर रहा था उसके पास में कुर्सी डाले दो लोग बैठे हुए थे। ऐसे में जरा सी भी लापरवाही से उनकी जान जा सकती थी। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर फायरिंग करने वाले की तलाश तेज की है। बताया गया कि फायरिंग करने का ये वीडियो पिछले साल दीपावली के मौके का है, जो अब वायरल हुआ है। यूपी कैबिनेट ने गोवध निवारण अध्यादेश 2020 को मंजूरी दी है। मंजूरी मिलने के बाद अब यूपी में गोहत्या करने वालों को 10 साल तक की सजा हो सकती है। साथ ही उन पर 5 लाख तक का जुर्माना भी लगाया जा सकता है। इतना ही नहीं, अंगों को नुकसान पहुंचाने पर भी 1 से 7 साल तक की जेल और 3 लाख रुपए का जुर्माना लगेगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी का हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं कि उन्होंने ये एक सख्त कानून लाए हैं। इस कानून के बनने के ये अध्यादेश जब कानून का रूप लेगा और ये इसमें जब ये जरूर इस अध्यादेश के पास होने के बाद में इसका जो लाभ है वो कृषकों को मिलेगा और निश्चित रूप से ये उत्तर प्रदेश की 23 करोड़ जनता की जन भावनाओं का सम्मान करने का काम माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने किया है। देश के कई राज्यों में टिड्डियों के हमले का खतरा अब भी बरकरार है। टिड्डियों का एक झुंड यूपी के प्रयागराज की सीमा तक पहुंच चुका है, जिसके बाद यहां का प्रशासन अलर्ट है। आसमान में देखिए टिड्डियों का आतंक दिख रहा है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज की ये तस्वीर है। बीते दिनों आपने देखा था किस तरह से ये टिड्डियों का आतंक राजस्थान और मध्य प्रदेश के साथ साथ हरियाणा और दिल्ली, महाराष्ट्र तक पर बना हुआ था। ऐसे में कई राज्यों में टिड्डियों के हमले का खतरा अभी भी बरकरार है और ये तस्वीरें उत्तर प्रदेश के प्रयागराज की। मेरे पास 2 एम्प्लॉइज हैं, मैं काम में 1500-1000 रुपए की अगर सेल कर रहा हूँ, क्या उनको दूंगा और ये क्या अपने घर के लेके जाऊंगा। और आज मैं अपने दोनों हाथ खड़े उठा के कह रहा हूँ कल से शायद मैं अपनी दुकान पे ना हूँ। अगर एक आदमी 500 रुपए वाला बुलाते हैं ना काम करने के लिए, तो शाम को 500 रुपए उसके नहीं आते हैं। सीएम ने बोला कि जी आप खाली दिल्ली वालों का यहाँ इलाज होएगा। एलजी ने दूसरे दिन वो बोल दिया कि नहीं, यहाँ पे सारी दुनिया का होगा। अब इस पे कोई वाद विवाद नहीं करना।